पता चलेगा क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। चलिए अभी आगे की सोचते हैं, कोई नहीं, जो हुआ आगे के लिए अच्छा करेंगे। तो जो आगे टेस्ट आना है हमारा, उसमें हमारा टॉपिक आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और प्लस में आ रहा है, प्लस में हमारा आ रहा है कौन सा? ट्रायंगल्स। प्लस में आ रहा है ट्रायंगल्स। मेरा वीडियो विजिबल है आपको, बोर्ड सभी को? नो सर सर। पूरा बोर्ड विजिबल नहीं है। पूरा बोर्ड नहीं दिख रहा है? ये सोनू सर ने शायद कोई सेटिंग कर दी है। ये साथ में और कोई बोर्ड भी दिख रहा है आपको शायद? यस कोई सर, और दो भी बोर्ड चीज़? दिख रहे हैं। एंगल चेंज हो गया। हाँ जी सर आपने मेरे दो डिवाइस कनेक्ट कर रखे ना, एक में फुल बोर्ड दिख रहा है, एक में नहीं दिख रहा। ओ, उसका वीडियो मैंने ऑन कर दिया। ओके 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 ओके, अभी क्लियर है? यस सर। यस सर। अभी बोर्ड क्लियर दिख रहा है आपको? यस सर। चलिए यस सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो कल जो हमारा पेपर, अगला जो टॉपिक मैं बात कर रहा था, उसमें हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और साथ में यूक्लिडियन ज्योमेट्री। यूक्लिडियन ज्योमेट्री में तो कुछ बातें हैं जो बेसिक पॉइंट्स हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, एल्गोरिथम्स हैं, पोस्टुलेट्स हैं, और मेन जो है उसमें फिफ्थ पोस्टुलेट यूक्लिड्स का, फिफ्थ पोस्टुलेट जो मेन था क्या था, कौन बच्चा बताएगा, एक्सप्लेन करेगा व्हाट इज यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट? उसके बाद हम आगे अपना टॉपिक प्रोसीड करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ। What is Euclid's fifth postulate? Anyone explain? पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट है। Parallel lines, not parallel. Euclid ने parallel lines के बारे में नहीं कहा। Euclid says कि if two straight lines are intersected by a third straight line, that we call as transversal, and if interior angles on the same side of this falling line is less than 180, sum of these Then interior they- angles is less than 180, then lines will intersect On the on same. that side in which sum is less than 180 when produced indefinitely. जब लाइंस को हम बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे in that side in which side sum is less than 180. तो मीन जिस साइड में सम ग्रेटर देन 180 है, on that side lines will go away. लाइंस क्या आ जाएंगे हमारे पास, दूर जाएंगे जब सम 180 से ग्रेटर है। What will happen when sum will be 180? Then lines will be parallel. तो उसमें लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। लेकिन यूक्लिड ने केवल इसके बारे में कहा, उससे हमने फिर और चीजें निकाल ली कि भी लाइंस पैरेलल कब होंगी। तो वही चीज यूक्लिड के बारे में मेन तो यही था। कुछ उसने डेफिनेशंस दिए हैं, कुछ उसने पोस्टुलेट्स दिए हैं। पोस्टुलेट्स व्हिच आर डायरेक्टली लिंक्ड विद ज्योमेट्री या मैथमेटिक्स, वो पोस्टुलेट्स थे, और जो डेफिनेशंस थी वो कॉमन नोशंस रिलेटेड टू मैथमेटिक्स या और भी हम सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते, वो थे हमारे पास डेफिनेशंस। और कुछ क्वेश्चंस उसमें बताए हैं उसने, उसके बारे में भी हम डेफिनेशंस तो अलग थे, एल्गोरिथम्स कॉमन नोशंस थी, और डेफिनेशंस भी जो जनरल डेफिनेशंस, व्हाट इज अ पॉइंट, व्हाट इज अ लाइन, व्हाट इज लाइन सेगमेंट, ये सभी डेफिनेशंस उसने दी। चलिए कोई नहीं, लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर से स्टार्ट करते हैं। इफ एनी प्रॉब्लम देन बोलिए। कल जो पेपर हुआ था उसमें कोई क्वेश्चन पूछना हो, वैसे मैंने पेपर सोल्व करके डाल दिया था, फिर भी किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो जरूर बोलिए। है किसी को डाउट? सर एक दो क्वेश्चन में था, एक बार वो क्वेश्चन नंबर देख के बता रहा हूँ। हाँ बेटे बोलिए क्वेश्चन। चलिए इससे पहले और कोई बच्चा नारनोल से पूछना चाह रहा हो कोई क्वेश्चन? अरे कोई पूछना चाह रहे हो या सभी क्वेश्चन हो गए थे? एक दो क्वेश्चन इसमें ऐसे भी थे जो हमने पहले कर लिए थे, मतलब पीछे के पेपर्स में आए या असाइनमेंट में आए, वो क्वेश्चंस भी थे। चलिए एक क्वेश्चन मैं खुद से डिस्कस करना चाह रहा हूँ। जो अच्छा क्वेश्चन है उसको हम बहुत लॉन्ग प्रोसेस से जाते हैं, सिंपल बनता है जबकि वो क्वेश्चन कह रहा है कि x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू x क्यूब, y इज इक्वल टू x क्यूब। सर ये तो बहुत आसान था। विच इक्वेशन सेटिस्फाइज दिस? तो इस क्वेश्चन को बच्चे बहुत लॉन्ग प्रोसेस से करते हैं कि इक्वेशन में वैल्यू रख के देखते हैं, वो रखने की जरूरत नहीं है। आप एक इक्वेशन को पहले को ही सोल्व कर लीजिए, y की वैल्यू आ जाएगी, वो दैट विल बी इक्वल टू x क्यूब, यहाँ से x क्यूब आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को मतलब लंबे वे से जाने की जरूरत नहीं है।
एक क्वेश्चन और था 54th क्वेश्चन ज्योमेट्री का क्वेश्चन था, शायद उसमें बहुत बच्चे पजल हुए होंगे। वो था कि इन फिगर पीटी इज इक्वल टू टीएस, क्या ये क्वेश्चन करवाना चाहिए या नहीं? यस सर, ये वाला करवा दो। Yes, sir. अच्छा क्वेश्चन था, इसमें 2-3 कंस्ट्रक्शन करने हमें पड़ेंगे। तो कह रहा है कि एक फिगर है, उसमें क्वाड्रिलेटरल दी हुई है, इट इज क्वाड्रिलेटरल, ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है PQRS, and in it one thing, PQ is perpendicular to QR, PQ QR पे perpendicular है, and PQ parallel to RS, then this angle will also be 90, ये भी क्या होगा हमारे पास 90 होगा। दूसरी चीज क्या थी, T is mid point, T mid point है, और जो फिगर में शो किया गया गिवन नहीं था, वो ऐसे सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाया, इट इज आल्सो 90, ये जो सिंबल दिखाया किसका दिखाया, 90 का, लिखा हुआ नहीं है लेकिन सिंबल किसका दिखा रखा है, 90 का दिखा रखा है। And it is 9, it is 8, it is point V, and it is 7, and T is midpoint of PS, T क्या है, PS का midpoint है। We had to find area of this PQVT, PQVT का एरिया हमें निकालना था। तो क्या क्या हमने सिंपली VS को और VP को ज्वाइन कर लिया पहले। तो ये एंगल 90 है, ये भी क्या होगा 90। तो यहाँ पे देखिए ये ट्रायंगल दोनों क्या बन जाती है हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट बन जाते हैं। कौन सी, PVT एंड SVT, PVT एंड SVT ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। व्हाई दे विल बी कॉन्ग्रुएंट, टू साइड्स इक्वल हो गई और एक साइड क्या हो गई कॉमन, और एंगल क्या हो गया 90। तो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट होंगी तो ये पार्ट तो इक्वल है ही, ये पार्ट भी क्या आएंगे इक्वल। इफ इट इज x देन इट इज आल्सो x, ये भी क्या होगा x होगा। एक चीज और, अब हमें एरिया निकालना है PQVT का। तो PQVT का एरिया क्या होगा, PQV प्लस PVT, PQV प्लस PVT दोनों ट्रायंगल्स का एरिया हम निकाल लें। एरिया कब निकाल पाएंगे, जब हमारे पास ये साइड आ जाए, सपोज इट इज ए, देन इट इज 8 माइनस ए, मींस एक तो हमें ए की वैल्यू निकालनी है, तो इसका एरिया आ जाएगा, और ए का आ जाएगा तो एक्स भी वैल्यू आ जाएगी, एक्स वैल्यू आ जाएगी तो हमें पीटी भी चाहिए भाई, पीटी चाहिए, और कौन सी चाहिए, टीवी, पीटी और टीवी दोनों निकालनी है। तो एक कंस्ट्रक्शन और करें हम, या तो पहले तो x निकाल लें, तो देखिए ये भी राइट ट्रायंगल है, ये भी क्या है राइट ट्रायंगल है, दोनों का हाइपोटेन्यूज क्या है x विच इज इक्वल, जो दोनों में क्या है इक्वल है। तो इसमें अगर मैं x स्क्वायर निकालता हूं तो दैट विल बी इक्वल टू 81 प्लस a स्क्वायर, और उसमें x स्क्वायर निकालता हूं तो x स्क्वायर क्या बनता है 49 प्लस 8 माइनस a स्क्वायर। यहां से हमारे पास किसके लिए सोल्व कर लेंगे हम, x और a के लिए। पहले तो कंपेयर करें, इट इज x स्क्वायर, इट इज x स्क्वायर, तो बोथ आर इक्वल, दोनों ही क्या होंगे हमारे पास इक्वल होंगे। तो क्या बनता है 81 प्लस a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 49। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो 64 प्लस a स्क्वायर माइनस 68 बिकम्स, बनेगा मेरे पास a स्क्वायर से a स्क्वायर मेरे पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 16 इस साइड में आ जाएगा, 49 प्लस 64 व्हाट इट इज 113, एंड 113 माइनस 81 उधर जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, इट इज 2 एंड इट इज 3। 16a इज इक्वल टू क्या आता है 32, तो a इज इक्वल टू क्या आता है 2, a मेरे पास आ गया, a क्या आ गया मेरे पास 2, तो व्हाट इट इज, ये क्या आता है मेरे पास 6। अब इजीली हम x निकाल सकते हैं, a की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें तो x आ जाएगा हमारे पास, व्हाट इट विल बी, क्या होगा x स्क्वायर, x इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास रूट 85, 81 प्लस 4 रूट 85, रूट 85। अब x आ गया, अगर PT साइड होती तो मेरे पास ये साइड भी आ जाती, तो PT साइड हम कहां से निकालें, थ्रू S, S से एक लाइन ड्रा की, थ्रू S ड्रा ए लाइन पैरेलल टू, S से एक लाइन ड्रा कर ली मैंने, किसके पैरेलल, QR के पैरेलल, सपोज इट इज M, QM सॉरी SM पैरेलल टू QR, SM QR के पैरेलल ड्रा की, तो ये एंगल 90 है, तो ये भी क्या होगा 91 थिंग। दूसरी चीज MQ पैरेलल टू SR पहले ही है क्योंकि PQ पैरेलल टू SR है, तो ये दोनों पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, तो ये क्या बन गई पैरेललोग्राम। एंगल 90 है देन इट इज रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड क्या होंगी इक्वल, तो इट इज 8, MS क्या आ गई मेरे पास, MS इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू QR बनेगी, और ये कितनी आ गई MQ, इट इज 7, कंप्लीट 9 थी तो व्हाट इट इज 2, PM क्या आ गई 2 और MS 8 आ गई, तो हम PS निकाल सकते हैं। व्हाट इज PS, PS क्या होगा हमारे पास, PS क्या इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज, दैट इज 8 स्क्वायर 64 प्लस 2 स्क्वायर 4 रूट 68, रूट 68 को लिख सकते हैं 17 4 जा रूट 68, तो देन दैट बिकम्स 2 रूट 17, क्या आता है 2 रूट 17, एंड T इज मिड पॉइंट, T मिड पॉइंट है, तो ये क्या आ गया रूट 17 और ये भी क्या आ गया रूट 17, क्योंकि कंप्लीट क्या था हमारे पास 2 रूट 17 था। अभी मेरे को क्या चाहिए, VT चाहिए, व्हाट विल बी VT, VT क्या होगा इन राइट ट्रायंगल PVT, PVT भी राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल PVT में क्या बन जाएगा मेरे पास, V इज इक्वल टू x स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर रूट 85 का स्क्वायर क्या बनेगा 85 माइनस हाइपोटेन्यूज क्या माइनस बेस स्क्वायर क्या बनता है 17। तो क्या बचेगा मेरे पास इट इज 68 अगेन 68 अगेन क्या लिख सकते हैं हम इट इज 2 रूट 17। तो ये मेरे पास क्या आ गई लेंथ 2 रूट 17। तो अभी पी क्यू का एरिया भी निकाल सकते हैं बेस और परपेंडिकुलर है और पीवीटी का भी निकाल सकते हैं बेस और परपेंडिकुलर हमारे पास है। तो पी क्यू क्या तो क्या आ गया 1/2 बेस 2 है तो हाइट क्या है 9 है देन दैट एरिया इज 9 और पीवीटी का एरिया पीवीटी दैट इज 1/2 अगर बेस मेरे पास रूट 17 है तो हाइट क्या है मेरे पास इट इज वीटी इज 2 रूट 17 2 से 2 कैंसिल इट इज रूट 17 इट इज 17 प्लस 9 क्या बनता है 26 दैट विल बी एरिया ऑफ पीक्यूवीटी। वो किसका एरिया आ गया पीक्यूवीटी का आ गया। चलिए बोलिए और क्वेश्चन बोलिए आगे किसी को प्रॉब्लम है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं नहीं तो सर 57 57th क्वेश्चन देखिए 57 कह रहा है कि द रेशियो ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी इज 1:30। दो नंबर्स है हमारे पास ए और बी उन नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है दैट इज 1:30 एंड डिफरेंस ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। अब एक बात आती है डिफरेंस ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम कई बच्चे इसको करेंगे एचसीएफ माइनस एलसीएम। एक चीज आपको ध्यान रखनी है एचसीएफ ऑलवेज क्या होगा एचसीएफ विल बी ऑलवेज इफ अगर दो नंबर इक्वल है तो नंबर्स के इक्वल होगा अदरवाइज स्मॉलर देन एलसीएम होगा। HCF will be always smaller than LCM तो जो डिफरेंस होगा पॉजिटिव डिफरेंस है दैट विल बी ऑलवेज LCM माइनस HCF। अगर डिफरेंस क्या दे रखा है पॉजिटिव दे रखा है तो यहाँ पे HCF और LCM का रेशियो ऑफ HCF एंड LCM व्हाट दैट इज वो दे रखा है 1:30। तो मान लिया मैंने HCF तो मेरे पास क्या है K है और LCM मेरे पास क्या हो गया 30 K तो K माइनस 30 K सॉरी 30 K माइनस K क्या बचता है 29 K एंड इट इज गिवन ये गिवन है हमारे पास क्या दे रखा है इट इज अरे बोल तो दिया करो यार इट इज 493 और 29 से कैंसिल करेंगे तो इट गोज ऑन 1 एंड 7 तो K क्या आता है मेरे पास 17। तो जो HCF आया HCF तो मेरे पास क्या बना दैट इज 17 और LCM बना वो क्या बना मेरे पास 17 into 30 510। दो नंबर्स का जो HCF है और LCM वो हमारे पास आ गया। We have to find their product. What is their product? Product क्या होगी A into B 17 into 510 यही होगी। तो what may be the number? नंबर क्या हो सकते हैं मतलब वो दोनों नंबर ऐसे होने चाहिए जिनका HCF 17 हो और LCM क्या हो 510 हो वो नंबर होने चाहिए। कितने पेयर बन सकते हैं तो इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे 17 510 कितना बनेगा 17 into 30 था 30 के फैक्टर्स एक तो 17 ही फैक्टर हो गया 30 के फैक्टर्स क्या हो गए 2 into 3 into 5। तो ए और बी क्या चूज कर सकते हैं हम ए ऐसा लेना है ए और बी जिनका HCF और LCM ऑलवेज क्या है 17 और 510 है तो आप HCF के लिए चूज करते जाइए। मान लो ए पहले केस में मैंने ले लिया ए और बी दो नंबर्स हैं 4 केस बनेंगे हमारे पास यहाँ पे पता कैसे चला वो तो सोल्व करके भेजा ही था आपको। तो पहला नंबर अगर मैं 17 लेता हूं तो बी क्या नंबर हो सकता है 17 into 2 into 3 into 5 510 हो सकता है। दोनों का HCF क्या है 17 और LCM क्या है 510। मान लो अगर मैंने ये ले लिया 34 17 into 2 ले लिया क्योंकि यहाँ पे देखिए 17 ही दोनों 17 का स्क्वायर बनता है बाकी सिंगल पावर में और प्राइम नंबर में हमने फैक्टर कर लिए तो कॉमन तो है ही नहीं बाकी दो नंबर लेंगे तो उनमें बनेंगे ही नहीं। तो 2 17 के साथ ले लिया तो उधर क्या बचा 17 into 3 into 5 बचा एक ये पेयर हो सकता है। दूसरा अगर 17 के साथ मैं 3 ले लूं तो 17 into 3 क्या बनता है 51 बनता है 17 के साथ मैंने 3 ले लिया तो क्या बचता है 17 into 2 into 5। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है 17 इनमें भी क्या कॉमन है 17 इनमें भी क्या कॉमन है 17 एक और बच गया 17 into 5 अगर मैं ले लेता हूं तो दैट बिकम्स 55 तो उधर बचता है 17 into 2 into 3। अब इनका सभी का एलसीएम तो क्या है 510 है और HCF सभी का क्या है हमारे पास 17 है तो हमारे पास कितने पेयर्स बन गए दीज आर 4 पेयर्स। और बोलिए अरे जवाब देंगे Yes, sir. एनी मोर Yes, sir. प्रॉब्लम पेपर में और कोई प्रॉब्लम हो No, sir. No, सर sir. 55 55 हमारा था उसमें कह रहा है कि डी एंड आर पॉइंट्स ऑन साइड्स बीसी एंड एसी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी ट्रायंगल है उसके ऊपर पॉइंट्स है डी और ई
ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में किया भी था, जिसमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना था। वही कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है कि ट्राइंगल्स हैविंग देयर बेसिस ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन एंड वर्टेक्स कॉमन, देन रेशियो ऑफ देयर एरिया विल बी रेशियो ऑफ देयर बेसिस। यही कॉन्सेप्ट लग रहा होगा। तो D and E are points on BC and AC respectively of triangle ABC. ABC हमारे पास कोई ट्राइंगल है, it is triangle ABC. D and E are points. D point है हमारे पास BC पे, E point है हमारे पास AC पे है. And then it says AD and B intersect each other at T. AD और B एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? They intersect each other at T. वो एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? T पर कर रहे हैं. Then कह रहा है कि if AT ratio TD is 5, AT ratio TD, AT upon TD, that is 5 upon 1 we can say. और उसके बाद कह रहा है BT ratio ET, BT ratio ET, BT ratio ET that is 7:1, वो 7:1 बनता है। अब यहाँ पे इस फिगर में आप एक चीज देखिए कि AT ratio TD क्या दे रखा है? 5:1। तो जो ट्राइंगल ABT है और BTD है, ABT और BTD बेसिस सेम स्ट्रेट लाइन पे है AD के ऊपर, एंड वर्टेक्स B क्या बनता है? कॉमन। तो इनके जो बेसिस का रेशियो है वही रेशियो क्या होगा? इनके एरिया का रेशियो होगा। अगर इनका रेशियो 5:1 है तो एरिया का भी क्या हो जाएगा? 5:1। ये 5 के है, क्या बन जाएगा मेरे पास? K बन जाएगा। मैं लिख सकता हूँ इसको 5K और K, क्योंकि बेसिस का जो रेशियो वही ट्राइंगल्स का रेशियो होगा। दूसरी बात, अगर हम जाते हैं BT और ET में, BT और ET, ट्राइंगल ABT और ट्राइंगल AET, ABT और AET, फिगर में ध्यान से देखिए, ABT और AET ट्राइंगल्स का एरिया का रेशियो क्या होगा? देयर बेसिस आर ऑन सेम स्ट्रेट लाइन B एंड वर्टेक्स A इज कॉमन। वर्टेक्स A हमारे पास क्या है? कॉमन है। तो रेशियो ऑफ देयर एरिया विल बी रेशियो ऑफ देयर बेसिस। तो इनके बेसिस का रेशियो क्या है? 7:1। तो क्या आ जाएगा? 7/1। अगर ABT में कहूं तो क्या है मेरे पास? 5K अपॉन AET, दैट इज इक्वल टू 7/1। तो AET क्या आ जाएगा? AET इज इक्वल टू व्हाट बिकम्स 5K अपॉन 7। ये भी आ गया K की टर्म्स में 5K अपॉन 7। हमें निकालना है CD रेशियो BD। तो CD रेशियो BD निकालना है तो TC को मैं ज्वाइन कर देता हूं। सपोज इट इज X, मैंने मान लिया क्या है मेरे पास? X है। अगर ये X है तो ये क्या आएगा? और ये X आता है K रेशियो X, तो CD रेशियो BD क्या होगा हमारे पास? X रेशियो K। हमें निकालना है CD अपॉन BD, दैट इज इक्वल टू X अपॉन K। अगर K की वैल्यू मैं निकाल दूं इन टर्म्स ऑफ X तो हमारे पास रेशियो आ जाएगा। अरे क्या क्लियर है ये चीज? यस सर। सो जाते हो Yes, क्या? sir. मतलब वीडियो ऑफ करके सो रहे हो गए? नहीं सर, रीजनिंग की Yeah. क्लास में ली है सर। सर आपकी वॉइस से ब्रेक हो रही है सर बीच बीच में। मतलब रीजनिंग की क्लास भी चल रही है साथ में? नहीं सर, आप कह रहे हो सो रहे थे। नहीं सर, रीजनिंग की क्लास में ली है, सोएंगे कैसे? अच्छा, रीजनिंग की क्लास ली है, चलिए कोई नहीं। तो हमें X और वो इस भाई मैं कोशिश करूंगा कि ना हो ब्रेक। X और K का रेशियो बताना है। पर आपकी आवाज X- सही आ रही है, उसकी नेटवर्क में होगी शायद प्रॉब्लम। आवाज नहीं आ रही अभी? पर सही, आपकी आवाज सही आ रही है, उसकी नेटवर्क में होगी प्रॉब्लम। अच्छा चलिए चलिए कोई नहीं। तो X रेशियो K हमें निकालना है। X रेशियो K के लिए हमें क्या चाहिए? पहले ये एरिया भी चाहिए। ये एरिया क्या आएगा हमारे पास? इसमें भी देखें कि कौन सी ट्राइंगल बनती है, इसमें भी देखें कौन सी ट्राइंगल बनती है। कहां से हम ये रेशियो ले सकते हैं? अब ये रेशियो हम कहां से ले सकते हैं? ये रेशियो हम ले सकते हैं कि मान लो सपोज इसको एक बार के लिए मैंने y मान लिया, y को भी x और k के टर्म्स में निकाल लीजिए। y को भी x और k की टर्म्स में निकाल लें अगर हम, तो क्या बनता है? कौन सी भी ट्राइंगल ले सकते हैं आप? BT रेशियो ET से ले सकते हैं आप ले सकते हैं AT रेशियो TD से ले सकते हैं। मान लो पहले मैं लेता हूं कौन सा, कौन सी ट्राइंगल बनती है मेरे पास? TEC अपॉन TCB ले सकते हैं हम। TEC अगर मेरे पास y है तो ये मेरे पास क्या है? K प्लस x। और TEC ये TE अपॉन BT कितना आएगा मेरे पास? T अपॉन BT अपॉन T 1/7 है, तो T अपॉन B 7/1 है, तो T अपॉन BT क्या हो जाएगा? 1/7, दैट बिकम्स 1/7। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा K प्लस x अपॉन 7। y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? K प्लस x अपॉन 7। तो ये भी मेरे पास आ गया किसमें?
k प्लस एक्स अपॉन 7। अब हमें k का और x का रिलेशन बताना है। अब हमें किसका रिलेशन बताना है? k का और x का रिलेशन। तो फिर से किसी दूसरे में चले जाएं, फिर से हम ATC और इसमें ले लें TDC में। ATC और TDC में क्या बनेगा? 5k अपॉन 7 प्लस k प्लस एक्स अपॉन 7। 5k अपॉन 7 प्लस k प्लस एक्स अपॉन 7 कितना बनता है? इट बिकम 6k प्लस एक्स अपॉन 7 बनता है। मीन्स कौन सी ट्राइंगल का एरिया बना? ATC अपॉन TDC। ATC क्या बना मेरे पास? 6k प्लस एक्स अपॉन 7 और TDC लिया था कि हमने TBC लेना था भाई? अरे कौन सा ले रहे हैं हम? ATC और TDC, हाँ TDC ले रहे हैं। तो अपॉन में TDC का क्या है हमारे पास? x। क्या बनेगा? ATC और TDC बेसिस का रेशियो क्या है हमारे पास? 80 और TD का 5:1। तो अगेन इट इज इक्वल टू 5/1। यहां से सोल्व करेंगे तो हमारे पास किसका रिलेशन आता है? x और k का। व्हाट इट बिकम्स? 6k प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू 35x और ये बन जाएगा 6k इज इक्वल टू 34x और 2 से कैंसिल हो जाएगा 3 पे, 2 से 17। हमें निकालना था x अपॉन k, तो 3/17 इज इक्वल टू क्या आता है? x अपॉन k। x अपॉन k मींस रेशियो ऑफ CD एंड BD, CD और BD का रेशियो। तो एक चीज का ध्यान रखना है कि ऐसा क्वेश्चन जैसे न्यूमेरिकल भी नहीं था, आप चाहते तो इसमें एरिया ट्रायंगल का अपने आप से लेके एक ही बजाय कोई न्यूमेरिकल डाटा ले लेते जो 5 का 7 का दोनों का मल्टीपल होता, जैसे 35 ले लिया या आपने 70 ले लिया, तो उससे आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है? इजी। तो उस चीज का भी ध्यान रखना है। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अमन ने बताया कि 2019 में ये पेपर में ये क्वेश्चन थे, आए थे, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था, न्यूमेरिकल डाटा के साथ कभी पूछा गया है बार बार। और बोलिए, पेपर में और कोई प्रॉब्लम? नो सर। नहीं है। चलिए हम बढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने क्या पढ़ा था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिवाइज भी हमने कर लिया था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास 10th में मेनली, 9th में तो हमारे पास केवल कार्टेशियन प्लेन के बारे में था। हाँ एक चीज मैं आपको बता दूं, आप एनसीईआरटी बुक नहीं उठाते हो, ये फिर से कह रहा हूं मैं, एनसीईआरटी बुक का इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर पढ़ा करिए, क्योंकि उस पर भी कई बार एनटीएससी में आप पाएंगे किसी स्टेट में बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रेने डेस्कार्ट किस कंट्री से बिलोंग करता था। कार्टेशियन प्लेन में जनरल बात आती है कि व्हाट इज ऑर्डिनेट, व्हाट इज एब्सिसा, आप उसको भूल जाते हो कि एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। 4 क्वाड्रेंट वगैरह हो गए, सभी चीजें आती थी हमारी 9th क्लास में। 10th क्लास में हम आगे बढ़े, उसमें बढ़े हम डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल, इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल, सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल। तो जो चीज मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि डिस्टेंस फॉर्मूला का डेरिवेशन जरूरत नहीं अभी, क्योंकि हम 2 बार कर चुके हैं, सेक्शन फॉर्मूला भी कर चुके हैं, हम कर चुके हैं कौन सा, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी कर चुके हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल पे कैसा क्वेश्चन बनता है जनरली कि पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन फाइंड अननोन टर्म फाइंड कीजिए, या और कोई वे में क्वेश्चन पूछ लेता है। दूसरा सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड, वो भी एनसीईआरटी में आया था। तो उससे आगे जो मैं मेरे को लगता है कि मेरे को करवाना चाहिए, इन सेंटर, सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। सेंट्रोइड हम कर चुके हैं ऑलरेडी, सेंट्रोइड। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल और सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल, क्या इनके डेरिवेशन की जरूरत है अभी दोबारा से करवाने की? इफ एनीवन रिक्वायर्ड देन आंसर दीजिए जल्दी, टाइम चला जाएगा बातों में ही नहीं तो। चलिए मैं मान के चल रहा हूं आपका जवाब नहीं आ रहा, तो भाई सभी को आता है। हम इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। व्हाट इज इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जैसे एक बार फार्मूला हमने ड्राइव कर लिया तो फार्मूला हमारी इजीली याद रह जाता है, और अगर डायरेक्ट में फार्मूला बताऊं तो वो हमें क्या पड़ता है, रखना पड़ता है। तो व्हाट इज इन सेंटर, पहले तो ये चीज पता होनी चाहिए ट्राइंगल में इन सेंटर क्या होता है। व्हाट इज इन सेंटर, आरजू है मेरे को दिखाई दे रही है, शायद यहाँ पे नाम आ रहा है आरजू। आरजू बेटी, व्हाट इज इन सेंटर, इन सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल? Am I audible to you? यस सर। आरजू मैं आपसे पूछ रहा हूं, व्हाट इज इन सेंटर, व्हाट इज इन सेंटर, इन सेंटर क्या होगा?
Anyone else? What is in center? Center of the incircle. एंगल बाइसेक्टर का How we will find it? In center को कैसे find करेंगे? मीटिंग पॉइंट Angle bisector, meeting point of all the angle bisector of a triangle. Triangle के जितने भी angle bisector होंगे, that will be concurrent. Concurrent means they will pass through the same point. वो किससे पास होंगे? सेम पॉइंट से पास होंगे, and that point of concurrence is called incenter. तो incenter क्या होगा? Meeting point of angle bisector. एंगल बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट होगा, दैट विल बी इन सेंटर, वो इन सेंटर होगा. तो अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है, मान लो एबीसी इज एनी ट्राइंगल, यही मैं फिर से लेता हूं, एबीसी मेरे पास कोई ट्राइंगल है, and we have to find coordinates of in center, and coordinates of triangle are given. Triangle के वर्टिकल coordinates दिए हैं, that are x1 y1, x2 y2, x3 y3, x3 y3. then in center क्या होगा? meeting point of angle bisector. AD angle bisector हो गया, BE angle bisector हो गया, and CF is angle bisector. DEF lies on BC, AC and AB respectively. It is in center. I in center, we have to find its coordinates. Its coordinates are x and y. X और y हमें निकालना है in terms of x1 y1, x2 y2 and x3 y3. And sides are angle A के opposite side जनरली A लेते हैं, B के opposite side B लेते हैं, और एंगल C के opposite side क्या लेते हैं? C लेते हैं. एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा ट्राइंगल वाले चैप्टर में कि इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल. व्हाट इज कॉन्सेप्ट? इंटीरियर एंगल. अरे भाई जवाब दिया करो, मजा नहीं आता ऐसे बिना जवाब के. वन साइडेड क्लास नहीं हो पाती है. टू पार्ट्स में डिवाइड करेगा, इक्वल पार्ट्स. या नॉट इक्वल पार्ट्स. इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेगा बेटे. क्या करेगा? इन सेंटर ऑफ ए सॉरी एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल. एबीसी इज ए ट्राइंगल. Interior angle bisector. AD is bisector of angle A. Means angle 1 is equal to angle 2. If AD bisects angle A, then what we can say? It divides the opposite side in the ratio of the sides containing the angle. BD और CD का वही रेशियो होगा जो रेशियो AB और AC का है. BD and CD will be in the ratio of the sides containing the angle. उसी रेशियो में होंगे जो एंगल को कंटेन करने वाली साइड्स. तो क्या कॉन्सेप्ट है? इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल. ये चीज यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे. तो AD इज बाइसेक्टर. AD एंगल बाइसेक्टर है यहाँ पे क्योंकि I इन सेंटर है. इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर पे लाई करता है. तो जो BD और CD का रेशियो होगा, BD अपॉन DC, BD अपॉन DC, दैट विल बी इक्वल टू AB अपॉन AC, दैट इज C अपॉन B. तो ये मेरे पास क्या आ गया? C आ गया. ये क्या आ गया? B आ गया. ये रेशियो क्या आ गया? C अपॉन C रेशियो. तो यहाँ से हम किसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे? पहले सेक्शन फार्मूला से फर्स्ट वी विल फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ D. D के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे. सपोज इट इज P एंड इट इज Q. ये मेरे पास मान लिया P और ये Q है. D के कोऑर्डिनेट्स क्योंकि B और C के कोऑर्डिनेट्स हैं. D डिवाइड्स BC इन द रेशियो C रेशियो B. देन D के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? P इज इक्वल टू क्या होगा? सेक्शन फार्मूला भी याद है कि नहीं? What is section formula? सर याद है. याद है तो यार बोल दे, पैसे थोड़ी लग रहे हैं यहाँ पे. फिजिकली भी इतने वीक नहीं होगे, बोल दोगे. सर m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m प्लस n प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2. तो अगर मेरे पास cm1 है तो x2 क्या है मेरे पास? x3. तो p कोऑर्डिनेट क्या आ गया? m1 x2 c x3 प्लस m2 x1, m2 b है तो ये x1 क्या है? x2 b x2 अपॉन m1 प्लस m2 b प्लस c. और q कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? सेम वे में c y3 प्लस b y2 अपॉन b प्लस c. तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए मेरे पास. d के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो हो गया मेरे पास bx2 प्लस cx3 अपॉन b प्लस c. और y कोऑर्डिनेट हो गया by2 प्लस cy3 अपॉन b प्लस c. ध्यान से देखें, ये फॉर्मूला हमने ड्राइव नहीं किया था पहले. बहुत बच्चों ने क्लास में पूछा भी था, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन लग गया था. तो डेरिवेशन है किसका? इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स का. तो d के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए पहले. उसके बाद हम बढ़ेंगे किस पे? इस पे जाएंगे हम. किस पे? जो आएगा AI और ID का रेशियो. AI और ID का रेशियो क्या होगा हमारे पास? AI और ID का रेशियो क्या होगा? अब हमें BD है ना, BD के एक्चुअल लेंथ C नहीं है. BD और DC का रेशियो क्या था हमारे पास? C रेशियो B था.
BD और DC का रेशियो C रेशियो B था. BD इज नॉट एक्चुअल लेंथ. BD एक्चुअल लेंथ नहीं है, ये ध्यान रखना है. तो BC एक्चुअल लेंथ है A. BC एक्चुअल लेंथ A कब बनेगी? BD प्लस CD. अगर मैं BD को मान लूं CK, BD को अगर CK मान लूं तो DC क्या होगा मेरे पास? BK होगा. K यानी कांस्टेंट, K मैंने कोई कांस्टेंट ले लिया. तो BD प्लस DC BC मींस K कॉमन B प्लस C, दैट इज इक्वल टू क्या बनता है? A. तो K इज इक्वल टू क्या आता है? A अपॉन B प्लस C. K इज इक्वल टू क्या आता है? A अपॉन B प्लस C. K आ गया. तो BD क्या बन गया मेरे पास? BD मतलब C. C इज इक्वल टू क्या बन गया? C इज इक्वल टू बन गया, सॉरी, BD इज इक्वल टू बन गया हमारे पास, BD इज इक्वल टू CK. C इंटू K हमारे पास A अपॉन B प्लस C है. तो क्या बनेगा? AC अपॉन B प्लस C. इज इट क्लियर? क्या है सभी को क्लियर है कि BD क्या होगा इन टर्म्स ऑफ AB एंड C? AC अपॉन B प्लस C होगा क्या? BD. क्लियर है ये चीज सभी को? यस सर। Yes, sir. नहीं है तो भी भाई मैं तो आगे बढ़ता ही हूँ, फिर आप तो बढ़ोगे नहीं. तो फिर से हम चलें इन ट्राइंगल ABD. ABD ट्राइंगल में BI क्या है? एंगल बाइसेक्टर. इन ट्राइंगल ABD में BI बाइसेक्ट्स एंगल B. बाइसेक्ट्स एंगल B. BI एंगल B को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है. एंगल बाइसेक्टर ऑपोजिट साइड्स को डिवाइड करेगा. तो क्या होगा? AI अपॉन ID, दैट विल बी इक्वल टू AB अपॉन BD. AB अपॉन BD. AB मेरे पास क्या है? C अपॉन BD. BD क्या है? AC अपॉन B प्लस C. AC अपॉन B प्लस C. तो व्हाट इट बिकम्स? C इंटू B प्लस C अपॉन AC बनेगा. C से C कैंसिल हो जाएगा. B प्लस C अपॉन A मीन्स AI और ID का रेशियो. AI और ID का रेशियो क्या आया हमारे पास? B प्लस C अपॉन A आया. AI और ID का रेशियो B प्लस C और A. अगर ये मेरे पास ये रेशियो B प्लस C है तो ये रेशियो क्या है? A है. अब हमें I के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. तो I के कोऑर्डिनेट्स, AD को I डिवाइड करा दो रेशियो में, तो सेक्शन फार्मूला अगेन अप्लाई करेंगे. कोऑर्डिनेट्स ऑफ I, X कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू M1 x2 और M2 x1. अगर ये M1 मानता हूं A को तो वो क्या होगा? x1. तो क्या बनेगा? M1 x2 A इंटू x1 प्लस M2, ये तो M1 x2 हो गया. M2 x1 B प्लस C इंटू दिस. B प्लस C को इससे मल्टीप्लाई करेंगे. इसका डिनोमिनेटर क्या है? B प्लस C. B प्लस C रिमूव हो जाएगा तो मेरे पास बचेगा BX2 प्लस CX3 अपॉन M1 प्लस M2. M1 मेरे पास A है तो M2 क्या है? B प्लस C. तो अपॉन में क्या आ जाएगा? A प्लस B प्लस C. In the same way, Y coordinate will be AY1 plus BY2 plus CY3 upon A plus B plus C. तो ये क्या हो गया हमारे पास? कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर. इज इट क्लियर? क्या सभी को क्लियर है कि इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? AX1 plus BX2 plus CX3 upon A plus B plus C. And same way Y, what are ABC? ABC are sides of triangle and X1, X2, X3 are coordinates of vertices, X coordinates of vertices. Clear है ये चीज? Yes sir. नोट कर लो. इट इज इन फॉर्मूला टू फाइंड इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल. ट्राइंगल का इन सेंटर निकालने का क्या हो गया हमारे पास? फॉर्मूला हो गया. क्लियर हो गया? दूसरी चीज आती है सर्कम सेंटर. सर्कम सेंटर भी हमने बहुत केस में फाइंड किया है. सर्कम सेंटर फाइंड करना बहुत इजी है हमारे लिए. व्हाट विल बी कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर? सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? क्योंकि इन सेंटर तो जो होता है, व्हाट इज इन सेंटर की प्रॉपर्टीज और बच गई एक दो हमारे पास. इन सेंटर होता है ट्राइंगल की साइड से इक्विडिस्टेंट होता है. इन सेंटर इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल की साइड से. एंड सर्कम सेंटर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल. सर्कम सेंटर होगा वो ट्राइंगल के वर्टिसेस से इक्विडिस्टेंट होगा. तो इट इज ट्राइंगल. ये हमारे पास क्या कोई ट्राइंगल है. एंड इट इज सर्कम सर्कल. ये हमारे पास क्या है? सर्कम सर्कल है. व्हाट विल बी कोऑर्डिनेट्स ऑफ
सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो उसको मैं ड्राइव नहीं करवा रहा, वो आप अपने आप से ड्राइव करोगे, उसमें केवल डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई होता है, इट इज x1 y1, इट इज x2 y2 एंड इट इज x3 y3। ये क्या होगा, x3 y3 होगा। सपोज इट इज सर्कम सेंटर, ये क्या है, सर्कम सेंटर है, कोऑर्डिनेट्स क्या है इसके, xy हमें फाइंड करना है, तो क्या अप्लाई करोगे, as इज इक्वल टू bs इज इक्वल टू cs, as इज इक्वल टू bs इज इक्वल टू cs। क्या होगा, सर्कम सेंटर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द थ्री वर्टिसेस। सर्कम सेंटर तीनों वर्टिस से क्या होता है, इक्विडिस्टेंट होता है। सर्कम सेंटर फाइंड कैसे करते हैं, इट इज ट्राइंगल, ये कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल में साइड्स के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट होगा, मीटिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स आर आल्सो कॉन्करेंट। साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी क्या होते हैं, कॉन्करेंट होते हैं, मींस दे पास थ्रू द सेम पॉइंट। तो सर्कम सेंटर क्या हो गया, मीटिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, तो वो क्या होगा, इक्विडिस्टेंट तीनों वर्टिसेस से। तो क्या लेंगे, as इज इक्वल टू bs लेंगे, इक्वेशन आ जाएगी x और y में, व्हाट दे मे बी, उनको ट्रीट करें आप एज कांस्टेंट्स। bs इज इक्वल टू cs, दूसरी इक्वेशन आ जाएगी x और y में, x और y के लिए क्या कर देंगे, हम सोल्व कर देंगे, दैट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ x एंड y। क्या कर लोगे इस चीज को, यस सर। तो सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए आपके पास, एक ट्राइंगल है, यू हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर, तो आपको किसी फार्मूले पे नहीं जाना है उसके लिए, ये चीज भी ध्यान देनी है, क्योंकि सर्कम सेंटर में फार्मूले पे जाएंगे, फार्मूला में रटना पड़ेगा, रटने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सा मान लो ये दे रखे हैं 3 4 -5 2 और 6 0, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं वर्टिसेस के, फाइंड सर्कम सेंटर। तो सीधे यहाँ पे क्या बना लें आप, इक्वेशन बना लें, क्या, as इज इक्वल टू bs इज इक्वल टू cs, as bs और cs क्या होंगे हमारे पास, इक्वल होंगे, तो उससे क्या बन जाएंगे, इक्वेशन एक्स वाई में, और उसको क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। तो ये क्या होंगे हमारे पास सर्कम सेंटर, या फार्मूला बनाना चाहो आप फार्मूला बना सकते हो। बात आती है ऑर्थो सेंटर की, बहुत बच्चे पूछते हैं व्हाट इज फॉर्मूला टू फाइंड ऑर्थो सेंटर, तो उसके लिए मैं एक बहुत अच्छी चीज आप लोगों को बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड एंड ऑर्थो सेंटर। सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर में क्या रिलेशन है, कौन बच्चा बताएगा। सर वो सभी एक लाइन पे लाई करेंगे, सेम वो स्ट्रेट सभी लाइन। एक लाइन पे लाई करेंगे, मींस क्या होगा, जो ऑर्थो सेंटर होगा, सेंट्रोइड होगा और सर्कम सेंटर होगा, दैट विल बी कोलिनियर, तीनों ही क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, और कोलिनियर होंगे तो हमारे पास सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने का फार्मूला है, हमारे पास सर्कम सेंटर का रिलेशन है, तो दोनों आ जाएंगे, तो तीसरा भी हम किससे निकाल लेंगे फिर, बाई सेक्शन फार्मूला। देखिए वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए भी फॉर्मूला रखने की या ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला अगर ड्राइव करना भी चाहे तो बहुत टिपिकल बनता है, टिपिकल तो नहीं बनता, क्योंकि एक ही ट्राइंगल के कुछ वर्टिसेस ये मैंने लिए, इसका सर्कम सेंटर भी हम फाइंड कर लें, और सेंट्रोइड भी हमने निकाल लिया। सेंट्रोइड क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड, व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड, x1 plus x2 plus x3 upon 3, y1 plus y2 plus y3 upon 3, that are coordinates of centroid। ये एनसीईआरटी बुक में ही आया था जब आपने जनरल एक्सरसाइज की थी तब। तो बात आती है कि भाई ऑर्थो सेंटर, इट इज ऑर्थो सेंटर, जी सेंट्रोइड एंड एस इज सर्कम सेंटर। क्या ध्यान रखना है आपको, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड एंड सर्कम सेंटर आर ऑलवेज कोलिनियर, एंड सेंट्रोइड डिवाइड्स दैट लाइन इन द रेशियो 2:1, 2:1 में बांटेगा। मान लो ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मेरे को फाइंड करने हैं एक्स वाई, तो हम सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स तो इजीली फाइंड कर सकते हैं, सपोज दैट आर पी क्यू, हम इजीली फाइंड कर सकते हैं सर्कम सेंटर, सपोज दैट आर ए एंड बी, दोनों आ जाएंगे। अगर हम सेक्शन फार्मूला अप्लाई करते हैं इस लाइन पे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे तो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, क्योंकि ये नोन है हमारे लिए, ये नोन है, अननोन क्या बचता है, एक्स और वाई। सेक्शन फार्मूला अप्लाई करें तो रिजल्ट आ जाएगा, दैट विल बी कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थो सेंटर। रिलेशन सबसे अच्छा कौन सी ट्राइंगल बताती है, इट टेल्स राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल हमारे पास ABC, इन राइट ट्राइंगल वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल इज ऑलवेज ऑर्थो सेंटर, ये हमारे पास क्या होगा, ऑर्थो सेंटर होगा। एंड इन राइट ट्राइंगल मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज इज सर्कम सेंटर, राइट ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट क्या होता है, ऑलवेज सर्कम सेंटर होता है, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज इज सर्कम सेंटर। और वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाएं, M मिड पॉइंट हो गया, तो BM क्या होगी, मीडियन, एंड सेंट्रोइड ऑलवेज लाइज ऑन द मीडियन, सेंट्रोइड ऑलवेज किस पे लाई करता है, मीडियन पे, एंड सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1,
तो मैं ये चीज कहीं से भी नई नहीं लाया हूं, ये चीज ऑलरेडी आप छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, मीडियन का रिलेशन तो पढ़ते आ रहे हो। अरे मीडियन Yes, का और sir. सेंट्रोइड का रिलेशन, सेंट्रोइड डिवाइड द मीडियन इन द रेशियो 2:1, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, कोई नई चीज नहीं है, उसी से निकला है कि ऑर्थोसेंटर क्या होता है, वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल इन राइट ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट क्या होगा, सर्कमसेंटर, एंड सेंट्रोइड लाइज ऑन द मीडियन एंड इट डिवाइड द मीडियन इन द रेशियो 2:1, ये मीडियन को डिवाइड करता है किस रेशियो में, 2:1 में डिवाइड करता है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, orthocenter, centroid and circumcenter will be collinear and centroid divides that line in the ratio 2:1, 2:1 में डिवाइड करेगा। बात आती है कि भाई एनटीएससी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। एनटीएससी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो मैक्सिमम होंगे रिलेटेड टू सेक्शन फॉर्मूला, related to distance formula, related to area of triangle, related to circumcenter, क्योंकि उसमें भी कॉन्सेप्ट हमारा डिस्टेंस ही लग रहा है। related to orthocenter, orthocenter भी क्या है, राइट ट्रायंगल से रिलेटेड मैक्सिमम वो पूछेगा, या फिर उसमें सेंट्रोइड और सर्कमसेंटर दिए होंगे, सेंट्रोइड से रिलेटेड पूछ सकता है और इन सेंटर से। बात आती है स्लोप की, डिस्टेंस बिटवीन परपेंडिकुलर लाइंस की, व्हेन लाइंस विल बी परपेंडिकुलर, दैट कॉन्सेप्ट कम्स इन +1 एंड +2, तो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आप, मैं ये कहूंगा कि उस कॉन्सेप्ट में मत जाइए, पजल होंगे। हाँ जी बोलिए बेटी। सर लोकस क्या होता है? लोकस हो गया कि जो पाथ हो गया फ्रॉम वेयर ए पॉइंट मूव्स, जिस पाथ पे एक पॉइंट मूव करता है, दैट इज लोकस ऑफ दैट पॉइंट। मैं कहूं कि एक फिक्स्ड पॉइंट है मेरे पास P, और एक पॉइंट है मेरे पास, सपोज K पॉइंट है एक मेरे पास, अनदर पॉइंट, एंड K मूव्स इन सच ए वे दैट इट रिमेन्स ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P, वो P से ऑलवेज क्या रहेगा, इक्विडिस्टेंट रहेगा। K मूविंग पॉइंट हो गया, एक तो फिक्स पॉइंट हो गया, एक मूविंग पॉइंट हो गया। ये मूविंग पॉइंट हो गया तो क्या हो गया, ये इसका लोकस क्या हो गया, दैट सर्कल, ये मूव करेगा इस सर्कल पे करेगा, इस सर्कल पे कहीं पे भी ये मूव करेगा तो क्या होगा, दैट विल रिमेन ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P, P से ऑलवेज क्या होगा, इक्विडिस्टेंट। तो यहाँ पे हम दैट सर्कल इज कॉल्ड लोकस ऑफ K, इस सर्कल को क्या कहेंगे, K का लोकस कहेंगे। मान लो एक लाइन दे दी मेरे पास L, a line L is given and a point P with tangent lie on it, then what will be the locus of P, P का लोकस क्या होगा, such that it remains always equidistant from this line, इस लाइन से सेम डिस्टेंस पे बना रहे always। तो लाइन इट हैज नो एंड पॉइंट्स, लाइन के तो कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते, तो क्या होगी वो लाइन, दैट विल बी पैरेलल लाइन। तो लोकस ऑफ P क्या हो गया, P का लोकस एक अनदर लाइन हो गई विच इज पैरेलल टू L, जो L के क्या हो गया हमारे पास पैरेलल, तो वो लोकस हो गया। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, लोकस से रिलेटेड, स्लोप से रिलेटेड, इक्वेशन ऑफ सर्कल से रिलेटेड, या परपेंडिकुलर लाइन से रिलेटेड जो इक्वेशन है हमारे पास, वो कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे +1 और +2 में। अभी हम एनटीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें इससे रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मैंने बताया क्वेश्चन पूछा जाएगा सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सेंट्रोइड, इन सेंटर, सर्कमसेंटर एंड ऑर्थोसेंटर से रिलेटेड, तो वहां तक का आप डाउट कीजिए, ठीक है। आगे बढ़े, आगे मैं कुछ क्वेश्चन है मेरे पास जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा, एनटीएससी में आए हुए क्वेश्चन हैं रिलेटेड टू दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 5-7 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैं आपको एक असाइनमेंट भी दूंगा, उसको सॉल्व करें, कल जरूर डाउट पूछे उसमें से। ऑर्थो सेंटर से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आया हुआ है कि कह रहा है कि ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल इज बी, किसी ट्रायंगल एबीसी का ऑर्थो सेंटर बी है, मतलब ट्रायंगल में वर्टेक्स ऑर्थो सेंटर है, तो आप ये ध्यान रखिए ट्रायंगल क्या होगी, राइट ट्रायंगल। यहाँ पे इसने वर्ड यूज नहीं किया है कि ट्रायंगल राइट ट्रायंगल, इसने केवल कहा इन ट्रायंगल एबीसी ऑर्थो सेंटर इज बी, ऑर्थो सेंटर बी है तो मींस ट्रायंगल क्या हो गया, ऑलरेडी राइट ट्रायंगल होगी, क्योंकि वर्टेक्स तभी ऑर्थो सेंटर होगा जब वो ट्रायंगल क्या होगी, राइट ट्रायंगल होगी। तो यहाँ पे इसने राइट ट्रायंगल दे नहीं रखी, लेकिन ऑर्थो सेंटर वर्टेक्स दे रखा है, तो मींस ट्रायंगल क्या है, राइट ट्रायंगल, राइट एंगल डायरेक्टली, बी इज ऑर्थो सेंटर इसने कहा। उसके बाद इट सेज एंड द सर्कमसेंटर एस, राइट ट्रायंगल में सर्कमसेंटर क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट सर्कमसेंटर आर ए एंड बी, सर्कमसेंटर के कोऑर्डिनेट्स ए और बी हैं, एंड ए इज एट द ओरिजिन, ए ओरिजिन पे है, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 0। व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, आंसर दीजिए जल्दी, 1 मिनट का क्वेश्चन है। और ऐसे इजी क्वेश्चन में बच्चे पजल होते हैं, पजल क्यों होते हैं, पहले तो ये नहीं जांच पाते कि भाई राइट ट्रायंगल क्यों है, राइट ट्रायंगल क्यों है कि वर्टेक्स ऑर्थो सेंटर है, तो ट्रायंगल क्या होगी, राइट ट्रायंगल ही होगी। फिर मैंने एस हाइपोटेन्यूज पे क्यों लिया, क्योंकि इसने वर्ड यूज किया सर्कमसेंटर, राइट ट्रायंगल में सर्कमसेंटर क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज होता है, और ए के कोऑर्डिनेट्स दिए थे सी के निकालने हैं, तो कैसे निकाल लेंगे, अरे पेपर पेन ने आंसर बता देते इतनी देर में।
आंसर बोलिए इस क्वेश्चन का क्या होगा, सोल्व कीजिए। एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज आ रही है आप तक? यस सर। यस सर। तो आंसर क्यों नहीं दे रहे भाई, कहाँ चले सर, जाते हो? निकालते हैं। एक्स और वाई सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं बेटे इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। इफ एस इज सर्कम सेंटर, तो एस सर्कम सेंटर है तो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा हाइपोटेनस का। राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस का मिड पॉइंट क्या होता है, सर्कम सेंटर। तो आप यहाँ पे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फार्मूला सेक्शन लगा फार्मूला सकते हो, सेक्शन फार्मूला या उसका सर मिड 2a पॉइंट फार्मूला 2b। भी क्या देते हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ए इज इक्वल टू मतलब एस के कोऑर्डिनेट, अगर एस मिड पॉइंट है तो x1 प्लस x2, 0 प्लस x तो क्या बनेगा x अपॉन 2, एंड b के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे y अपॉन 2। हमें x और y निकालना था, x 2a आ गया, y 2b आ गया। सर वहाँ पे एक ही जगह 2 आएगा। एक ही जगह, हाँ वहां पे 2 आएगा एक ही जगह। चलिए कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन एनटीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, एक नंबर बन जाता है अगर हम कंसंट्रेट करें तो, और एक नंबर छूट भी जाता है अगर हम छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं तो। और एनटीएससी में एक नंबर की बहुत वैल्यू है भाई, ये फिर से बता रहा हूं मैं। एक नंबर की वैल्यू कहाँ पे है, एक नंबर से रैंक छूटता है, एक नंबर से सेकंड पोजीशन भी छूटती है, एक नंबर से थर्ड भी छूटती है, और एक नंबर से ही सिलेक्शन छूटता है। कट ऑफ 156 गई, आपकी 155 है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके 0 है या 155, एक नंबर के कारण आप रह गए, 0 बन गए। तो एक नंबर की बहुत महत्ता है आपकी इसमें। तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कल के पेपर में था, मैं फिर उसी पे जा रहा हूँ, 2019 का पेपर था वो एज इट इज, और वो पेपर में अगर कंसंट्रेशन के साथ सोचते तो बहुत आसान पेपर क्वेश्चन थे, टिपिकल नहीं थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय, ट्राइंगल के इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बताने। इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस आर गिवन, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन है, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 0 0 5 12 एंड 16 12। 0 0 इतनी देर में सॉल्व कर लेते, 5 12 एंड 16 12। ये BC is a triangle, we have to find coordinates of vertices, vertices के coordinates हमें निकालने हैं। What will be coordinates of vertices, vertices के coordinates क्या होंगे, नहीं सॉरी इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। इन सेंटर I इन सेंटर XY, व्हाट विल बी कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर, अभी फार्मूला ड्राइव करवाया था। हरियाणा एनटीएससी में इन सेंटर पे क्वेश्चन नहीं आया आज तक, लेकिन ये आंध्र एनटीएससी या उड़ीसा एनटीएससी का क्वेश्चन है, उसमें आते हैं, क्योंकि उनका जो सिलेबस है वो थोड़ा डिफरेंट टर्म्स है। फार्मूला अप्लाई कर रहे हो या मैं सोल्व करूं? अरे आंसर दीजिए, मैं पूछ रहा हूं फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो या मैं सोल्व करूं इस क्वेश्चन को? पका पकाया अगर मिल जाता है तो खाने में बहुत इजी रहता है, मजा आता है, और पका के खाने में थोड़ा देखो मेहनत करनी पड़ती है। तो पक्का पकाया चाहिए। एम आई ऑडिबल? क्या सर मेरी आवाज आवाज आ कट रही, कट क्या आ रही है? क्लियर नहीं आ रही? नो सर। यार सर मेरे को तो क्लियर आ मेरी रही दूसरी है। डिवाइस में, मेरी दूसरी डिवाइस में मेरे को क्लियर दिख रहा है, तो इसका मतलब मेरे यहाँ से तो दिक्कत नहीं है। सर मैं एक बार लीव करके फिर से ज्वाइन करता हूँ। चलो चलिए एक बार देखते हैं इस क्वेश्चन को। इन सेंटर के लिए हमें क्या चाहिए, साइड्स ऑफ ट्रायंगल भी चाहिए। एंगल ए की अपोजिट साइड ए ले ली, दिस साइड इज बी एंड दिस साइड इज सी। तो पहले तो क्या निकालेंगे हम, ए बी सी निकालेंगे। ए किससे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से, बी बी सी बी। तो a इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1, 16 माइनस 5 11, 11 का स्क्वायर क्या होगा 121, प्लस 12 माइनस 12 तो क्या आ गया 0। तो a क्या आता है मेरे पास 11, तो ये साइड तो क्या आ गई, a तो क्या आ गया 11। व्हाट इज b, b क्या आता है, वही डिस्टेंस फार्मूला, b इज इक्वल टू ac की लेंथ निकाले डिस्टेंस फार्मूला से, 16 माइनस 0, 16 का स्क्वायर 256, 12 माइनस 0, 12 का स्क्वायर 144, 256 प्लस 144 400, 400 का स्क्वायर रूट क्या आता है 20। तो ये क्या आ गया मेरे पास 20। व्हाट इज सी, 5 माइनस 0, 5 का स्क्वायर 25 एंड 12 का स्क्वायर 144, इट इज 169, तो क्या आती है 13। तो सी मेरे पास क्या आ गई 13 आ गई। वी हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर। ये मेरे पास क्या थी, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये क्या है y2, और ये x3 है, ये क्या है y3। फॉर्मूला अभी हमने आज पहला क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यही किया था, डिराइव किया था हमने फॉर्मूला किसका, इन सेंटर का। तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारे पास, a x1
plus bx2 plus cx3 upon a plus b plus c, and y coordinate will be ay1 plus by2 plus cy3, that is upon a plus b plus c. तो ये तो क्या बनता है x कोऑर्डिनेट ax1, a क्या है 11 into x1 क्या है 0, तो 0 अपन क्या प्लस bx2, b क्या है 20 और x2 क्या है 5, तो 20 into 5 100 प्लस cx3, c 13 है और x3 हमारे पास 16 है, 16 मल्टीप्लाई 13, 16 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 16 3 जा 48 और 16 1 जा 16 प्लस 4 20, तो क्या बनता है 208 अपॉन a प्लस b प्लस c, 11 प्लस 13 प्लस 20, 11 प्लस 13 24 प्लस 20 कितना बनता है हमारे पास, इट इज 44, क्या आता है 308 अपॉन 44। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना, सिंप्लीफाई कर लेंगे, आप कैंसिल कर लें 11 से 4 पे, 11 से 2 पे और 8 पे और 4 से 7 पे, तो x कोऑर्डिनेट तो क्या आता है हमारे पास 7 आता है, ऐसे ही y कोऑर्डिनेट आ जाएगा वैल्यूज रखेंगे तो ये क्या आएंगे हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ द सेंट्रोइड एंड सर्कमसेंटर ऑफ ए ट्रायंगल आर 3 3 एंड 6 2, ट्रायंगल के सेंट्रोइड और सर्कमसेंटर, मैंने वही क्वेश्चंस लिए हैं जो आपने प्रैक्टिस नहीं किए थे, क्योंकि जनरल क्वेश्चन हम रिलेटेड टू सेक्शन फार्मूला जो डायरेक्ट थे, रिलेटेड टू डिस्टेंस फार्मूला, रिलेटेड टू एरिया ऑफ ट्रायंगल या रिलेटेड टू डायरेक्ट सेंट्रोइड, वो तो हम कर चुके थे, तो केवल वो क्वेश्चन मैंने उठाए यहाँ पे कि जो हमने अब तक प्रैक्टिस नहीं किए। कह रहा है द सेंट्रोइड एंड सर्कमसेंटर ऑफ ए ट्रायंगल आर 3 3 एंड 6 2, देन ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ऑर्थो सेंटर निकालना है, सॉल्व कीजिए। एनपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, अप्लाई करेंगे रिलेशन बिटवीन ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड एंड सर्कम सेंटर। तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास हैं 3 3 एंड सर्कम सेंटर coordinates of circumcenter के coordinates है मेरे पास 6 2, then you have to find ortho center आपको निकालना है। अरे क्वेश्चन मिल गया इतनी देर में तो सोल्व करके आंसर बता देते। सेंट्रोइड गिवन है, सर्कमसेंटर गिवन है, we have to find ortho center फाइंड करना है। what will be the coordinates of ortho center के coordinates क्या होंगे, it is a line, ortho center मेरे पास सपोज O हो गया, इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए x एंड y, G सेंट्रोइड हो गया, इसके कोऑर्डिनेट्स 3 3 एंड S सर्कम सेंटर, इसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास हो गए 6 2। सेंट्रोइड डिवाइड्स दैट लाइन इन द रेशियो 2:1, ऑर्थो सेंटर सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर को ज्वाइन करने वाले लाइन को सेंट्रोइड 2:1 में बांटता है। तो कौन सा फार्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, हम सेक्शन फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे, उससे हमारे पास क्या आ जाएगा xy आ जाएगा। सेक्शन फार्मूले में क्या होता है, ये हमारा जो रेशियो में बांट रहा है वो पॉइंट हो गया G, तो G के कोऑर्डिनेट्स x कोऑर्डिनेट 3 इज इक्वल टू m1 x2, m1 2 है तो x2 6 है, तो 2 into 6 क्या बनता है 12 प्लस m2 x1 1 into x क्या बनता है x अपॉन m1 प्लस m2 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x प्लस 12 इज इक्वल टू क्या आता है 9 एंड x कम्स -3। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट भी क्या है हमारे पास 3, दैट इज इक्वल टू m1 y2 2 into 2 क्या बनेगा 4 प्लस m2 y1 1 into y क्या बनता है हमारे पास y अपॉन m1 प्लस m2 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू क्या आता है 5, तो ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए -3 5, यहाँ पे वही निकालने थे। नेक्स्ट में कह रहा है ट्रायंगल एबीसी हैज वर्टिसेस, एक ट्रायंगल एबीसी उसके वर्टिसेस दिए हुए हैं, द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k सच दैट द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, कह रहा है कि ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो k की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, व्हाट डिफरेंट वैल्यूज k में है, k की कितनी डिफरेंट वैल्यूज हो सकती है वो चीज देखिए। ABC कोई ट्रायंगल है, इट्स वर्टिसेस आर गिवन एंड फॉर ABC बीइंग आइसोसेलेस, ABC क्या बने आइसोसेलेस बने तो उसके लिए k की कितनी वैल्यूज होंगी वो चीज हमें बतानी है। तो -4 1 2 -1, a के कोऑर्डिनेट्स है -4 1, b के कोऑर्डिनेट्स है 2 -1 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ c के कोऑर्डिनेट्स है 1 एंड k, कोऑर्डिनेट्स ऑफ c आर 1 एंड k। कह रहा है व्हाट आर वैल्यूज ऑफ k की क्या क्या वैल्यूज होंगी, कितनी वैल्यूज होंगी काउंट करना है जिससे कि ट्रायंगल आइसोसेलेस बने। तो ट्रायंगल आइसोसेलेस कितने केस में हो सकती है, ट्रायंगल आइसोसेलेस हो सकती है जब AB इज इक्वल टू AC हो, ट्रायंगल आइसोसेलेस हो सकती है जब AB इज इक्वल टू BC हो, ट्रायंगल आइसोसेलेस हो सकती है जब AC इज इक्वल टू क्या हो BC हो।
क्या सोल्व कर लोगे इस क्वेश्चन को? 3 केस बनेंगे, तीनों केस में के की वैल्यूज आएंगी। के की वैल्यूज आ सकते हैं, जैसे पहले केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए तो 2 वैल्यूज आ सकते हैं, यहाँ पे भी 2 आ सकते हैं, यहाँ पे भी 2 आ सकते हैं। हो सकता है कोई वैल्यू सेटिस्फाई ना करे तो वो जो सेटिस्फाई करेंगे वो वैल्यूज आपको काउंट करनी है। अगर कर सकते हो तो 1 मिनट में कीजिए इस क्वेश्चन को। डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना है। अगर क्वेश्चन पे ध्यान दे तो हमें केवल डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है। अंजलि मेरी आवाज सुन पा रही है? अंजलि आरपीएस 50 से, अंजलि यादव बेटे आवाज सुन पा रहे हो मेरी? यस सर। अनम्यूट कीजिए। बेटे कैसे सोल्व करोगे इस क्वेश्चन को? अरे कैसे वाला मेथड भी मैंने बता दिया। साइड्स क्या लेने इक्वल, यू हैव टू अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या ये क्वेश्चन समझाना है या आप कर लोगे? अंजलि से पूछना चाह रहा हूं मैं, अंजलि यादव। सर समझा दो। समझा दें, चलिए देखिए, ए बी इज इक्वल टू ए सी, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दें। ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर होगा ऑलरेडी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायर के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला में स्क्वायर रूट आता है तो वो रिमूव हो जाएगा, स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा स्क्वायर से। तो ए बी डिस्टेंस क्या बनता है? x2 माइनस x1। अगर ये x2 है तो ये क्या है? x1 -4 -2 -6 का स्क्वायर कितना बनेगा? 36 प्लस y2 माइनस y1 1 और माइनस माइनस 1 करेंगे तो 1 प्लस 1 क्या बनेगा? 2 2 का स्क्वायर क्या बनेगा? 4। स्क्वायर रूट हट गया, क्यों हट गया? क्योंकि ऊपर मैंने क्या ले लिया? स्क्वायर ले लिया। इज इक्वल टू ए सी x2 माइनस x1 1 माइनस माइनस 4 है तो प्लस 4 बनेगा। 5 5 का स्क्वायर क्या बनेगा? 25 प्लस y2 k है तो y1 क्या है? 1 k माइनस 1 का स्क्वायर क्या बनेगा मेरे पास? k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2। वी कैन राइट इट एज k स्क्वायर माइनस 2k। 25 प्लस 1 26 और ये कितना बनता है? 40। 40 उस साइड में जाएगा, 26 प्लस का 40 उधर माइनस जाएगा, क्या बचेगा? -14। दैट इज इक्वल टू 0। क्या आ गई मेरे पास? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने के बाद क्या हो गया हमारे पास? फैक्टराइज करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। क्या फैक्टर होंगे? प्रोडक्ट -14 आनी चाहिए, तो क्या होंगे हमारे पास? क्या इसको फैक्टराइज कर सकते हैं हम? अरे बोलोगे? डी निकालना है, फैक्टराइज नहीं कर पा रहे तो भी पजल नहीं होना है। हमें के की वैल्यू क्या होगी ये नहीं बताना, हमें बताना के की वैल्यूज कितनी होंगी वो बताना है। तो डी अगर हमारे पास अगर ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो इट हैज 2 डिफरेंट वैल्यूज, 2 डिफरेंट वैल्यूज होंगी, तो वही काउंट करनी है हमें। तो डी क्या बनता है? बी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इसी से -14 है तो प्लस 56, तो क्या बन जाएगा? ये 60। तो डी क्या आता है? ग्रेटर देन 0 आता है। मींस यहाँ से कितनी वैल्यूज आ गई मेरे पास? 2 डिफरेंट वैल्यूज आ गई। फिर हम दूसरा रिलेशन लेते हैं, ए बी इज इक्वल टू बी सी। ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो क्या बनेगा? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। ए बी तो हमने निकाल लिया था, ए बी कितना आया था मेरे पास? 40 आया था, उसका स्क्वायर करेंगे तो 40 बन जाएगा। इज इक्वल टू बी सी, बी सी लेते हैं तो 1 माइनस 2 x2 माइनस x1 1 माइनस 2 1 का स्क्वायर क्या बनता है? 1 प्लस y2 माइनस y1 क्या बनेगा? k प्लस 1, तो k प्लस 1 का स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k, ये क्या बनता है? k स्क्वायर प्लस 2k और 40 भी उधर जाएगा हमारे पास, तो क्या बनेगा? -14 प्लस का 2 है तो दैट गिव्स -38। यहाँ पे भी अगर आप d निकालोगे तो ग्रेटर देन 0 आएगा, क्योंकि b स्क्वायर 4 है, -4 इसी करेंगे तो -4 इंटू -38 क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। तो क्या आएगा हमारे पास? d ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से भी कितनी वैल्यूज होंगी? 2 डिफरेंट वैल्यूज होंगी। तो कितनी वैल्यूज होगी?